हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक साथ 3 चैप्टर पढ़ना। सिंघानिया बुक में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 12 मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एंड इट्स टैक्स ट्रीटमेंट। एक चैप्टर ये पढ़ना है। दूसरा में पढ़ना है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स और तीसरा पढ़ना है उसी से कनेक्टेड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B एंड C। ये 3 छोटे छोटे चैप्टर एक साथ, बट फिर भी अगर इसका वीडियो बड़ा बना तो मैं आपको स्प्लिट करके भेजूंगा। तो पहले हम एग्रीकल्चर इनकम के बारे में समझ लेते हैं। आपने सुना एग्रीकल्चरल इनकम, इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन फॉरेन एग्रीकल्चरल इनकम नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट होती है, वो टैक्सेबल है इंडिया में। तो फॉरेन एग्रीकल्चरल इनकम को तो आप सीधे सीधे अदर सोर्सेस में लिख देना, नॉर्मल टैक्स रेट है, कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं। इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में फुल्ली एग्जेम्प्टेड, कितने भी करोड़ रुपए हो, कोई लिमिट नहीं। तो एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब हमें कहीं भी इंक्लूड ही नहीं करना है, किसी भी हेड में आपको उसको लेना ही नहीं। तो जब लेना ही नहीं सर, तो फिर ये सब क्यों सिखा रहे हैं? तो बताता हूं मैं क्यों सिखा रहा हूं। नंबर 1 तो व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम। पेज नंबर 470 पर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे। थ्योरी में सिर्फ इतना ही थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि हमें ये पहचानना भी आना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम कहते किसे। तो एक आप नॉर्मल समझते हैं कि लोग पूरी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कंप्लीट करते हैं, जैसे बीज बोना, फिर उसके बाद उसको उगाना, काटना और फसल को बेचना। तो ये तो है ही मेन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। इसके अलावा लॉ क्या कहता है? लॉ में फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखा है, एनी रेंट और रेवेन्यू डेराइव्ड फ्रॉम लैंड व्हिच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। तो रेंट भी इंक्लूड किया। एग्रीकल्चरल रेंट जो होता है वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। एनी इनकम डेराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, ये है मेन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस raised or received as rent in kind so as to render it fit for the market or sale of such produce। तो जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर एग्रीकल्चर ऑपरेशन करते हैं आप, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, बीज बोना, सिंचाई करना, फिर काटना, ये एग्रीकल्चर ऑपरेशन कहलाते हैं। तो ये सब जितने भी हैं ये सब एग्रीकल्चर इनकम होगी। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट पे, इनकम अट्रिब्यूटेबल टू फार्म हाउस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो फार्म हाउस का मतलब वही, तो फार्म हाउस का मतलब ये नहीं कि आपने फार्म हाउस बना लिया लग्जरियस के लिए बनाया, नहीं। फार्म हाउस मतलब फार्म, पूरा फार्म मतलब पूरा खेत, और वहां एग्रीकल्चर ऑपरेशन ही होंगे, खेती ही होगी किसी भी प्रोडक्ट की। तो वो फार्म हाउस की इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम होगी, वो भी एग्जेम्प्ट। ऊपर रेंट आया था, तो रेंट के बारे में एक बात क्लियर कर दो। जैसे आपने बटाई का नाम सुना होगा। रेंट मतलब ये कि मैंने अपनी जमीन किसी को किराए पर दे दी, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दी, और वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन करेगा और उसमें से आधी फसल वो रख लेगा, आधी मुझे दे देगा, ऐसा होता वो जगह। तो इस तरह का जो रेंट आएगा वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन मेरा खेत खाली पड़ा हुआ था, मैंने उस खेत पर बाजार लगाने के लिए दे दिया। हाट बाजार लगते हैं गांव में, या आपने कभी मूवी देखी हो करण अर्जुन, तो उसमें चूड़ियों का बाजार लगा था। तो इस तरह से अगर मान लो आपका खेत खाली पड़ा हुआ है और आपने किसी को मेला लगाने के लिए दे दिया और सारे दुकानों से किराया वसूल कर लिया, तो वो रेंट टैक्सेबल है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन थोड़ी ना है। वहां उस मेले में झूले लगे हैं, चूड़ियों की दुकान लगी हुई है, तो वो क्या एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं, इसलिए वो टैक्सेबल है। मैं बात कर रहा हूं अगर रेंट एग्रीकल्चर ऑपरेशन जैसा हो तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और वो एग्जेम्प्ट होगा, और वो लैंड इंडियन लैंड होना चाहिए, तो ही इंडियन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, है ना। तो तीनों पॉइंट समझना है। रेंट वाली बात हो गई। सेकंड वाला तो मेन है ही सी। सेकंड वाले में भी हालांकि लिखा था रेंट इन काइंड, मतलब आपका जो रेंट किराया और नगद नहीं मिला आपको, कैसे मिला वो किराया? फसल के रूप में, आधी फसल उसने रख ली, आधी आपको। तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम है। वो फसल जो आपको मिली रेंट के रूप में, वो आप बेच के आ गए, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन मंडी में अगर मैं दुकान लगाता हूं, कृषि उपज मंडी में, मैं खुद खेती नहीं करता हूं, मैं किसानों का गेहूं सोयाबीन खरीदता हूं और जो भी कंपनी है उनको सप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं है। इसलिए जो स्टार्टिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशन होता है बस उसी को एग्रीकल्चरल इनकम बोलते हैं। उसके बाद तो वही इनकम सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो मंडी में गया, उसने वहां बेचा,
फिर वहां से कंपनी के पास गया, कंपनी ने सोयाबीन से ऑयल बना लिया तो ऑयल बेचा, तो क्या ऑयल भी एग्रीकल्चर इनकम में आएगा? नहीं। तो नेचर बदल गया ना, इसलिए इनिशियल ऑपरेशन जरूरी है, ध्यान रखना। इससे बहुत सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक और बात बताता हूं, इसी के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, नर्सिंग, नर्सरी होती है, देखो आप, सेपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं, नर्सरी में पौधे बेचते हैं, बारिश के दिनों में तो खास तौर से, वो भी एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है। अब मान लो एक मजदूर आपके फार्म हाउस पर, आपके खेत पर काम कर रहा है, आप उसको काटने का, फसल काटने का, सिंचाई करने का ऐसा काम दे रहे हो, आप उसको सैलरी देते हो, वेजेस देते हो हर रोज या हर महीने, तो उसके लिए वो जो सैलरी है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं। एक मैनेजर आपके यहां काम करता, सुपरवाइज करता है आपके पूरे खेत को, बहुत बड़ा खेत है आपका, तो उसको सुपरवाइजर को सैलरी देते हो, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, क्योंकि उसके लिए तो वो सैलरी इनकम है, आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि आप उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचोगे। तो ध्यान रखना। टाटा टी का एग्जांपल लेता हूं। टाटा टी कंपनी, खुद के बागान है उनके, वो चाय की पत्तियां उगाते भी हैं और उसको प्रोसेस करके बेचते भी हैं, लेकिन वहां जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, क्या उन सबको जो सैलरी मिलती है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी? क्या वो सैलरी सबके हैंड्स में एग्जम्प्ट हो जाएगी? टाटा टी अगर मुझे डिविडेंड देती है, मेरे शेयर्स हैं टाटा टी में, तो क्या मेरा डिविडेंड एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा? नहीं। मैंने टाटा टी को लोन दिया तो उन्होंने मुझे इंटरेस्ट दिया, तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा? नहीं। ये सब तो आपके टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो मेन असेसी, जो मेन किसान है जिसने एग्रीकल्चर ऑपरेशन किए, उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम, वो जिसको डिस्ट्रीब्यूट करता है उनके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं। तो टाटा टी उस बागान में खेती करने से जो कमाएगी, बिजनेस करने से नहीं, खेती करने से जो कमाएगी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, और उस इनकम में से किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी एक्सेट्रा, तो उन लोग के हैंड्स में वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। सैलरी हेड में जाएगी, इंटरेस्ट अदर सोर्सेस में जाएगा, डिविडेंड इंडियन कंपनीज डिविडेंड एग्जाम, वो सारे रूल्स लगेंगे। ठीक है, इसलिए एग्रीकल्चर इनकम पहचानना जरूरी है कि कब एग्रीकल्चर इनकम होगी और कब नहीं होगी। बट हमें सिर्फ इन 3 पॉइंट ही पढ़ना है और नीचे एक लाइन पढ़ना है बस। इसके अलावा नीचे का पेज पूरा कट कर दें, 471 भी पूरा कट कर दें, 472 भी पूरा कट कर दें, 473 पर एक टेबल नजर आएगी आपको, उसके ऊपर का कट कर दें और टेबल मोस्ट टाइम पे लिख लें। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम विच इज पार्टली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टली बिजनेस इनकम। एक बार इस चार्ट को यहां देखें आप। ये 3 पॉइंट के लिए रूल है, 3 तरह के बिजनेस के लिए, टी, कॉफी एंड रबर। इन 3 बिजनेस पर गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि इसमें कितनी एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, कितनी बिजनेस इनकम मानेंगे, ताकि डिस्प्यूट ना हो। कौन कौन से 3? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। इंडिया में जो लोग चाय के बागान लगाते हैं, खेती भी करते हैं, तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन भी, वही चाय की पत्ती अपने फैक्ट्री में ले जाकर उसको प्रोसेस करके बेच देते हैं, टाटा टी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनका बिजनेस ऑपरेशन भी, उनका एग्रीकल्चर ऑपरेशन भी है, तो क्या होना चाहिए, सेग्रीगेट होना चाहिए ना। तो सेग्रीगेट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम, हर कंपनी अलग अलग परसेंट बता दी, इसलिए गवर्नमेंट ने रूल ही फिक्स कर दिया। आप पूरी इनकम निकालो स्टार्टिंग से एंड तक, और फिर उस इनकम के 2 पार्ट कर दो, 60-40 का रेशियो। कम वाला पार्ट नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी टैक्सेबल इनकम कहलाएगा, और ज्यादा वाला पार्ट एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा, मींस एग्जेम्प्टेड। तो 40-60 आप देख लो रेशियो। ये टी के बारे में फिक्स रूल बना दिया। टी का ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों आ गया, ग्रो करना मतलब एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब कमर्शियल। दूसरा, सेल ऑफ रबर, इसको इन शॉर्ट आप कहेंगे, ये सब टेक्निकल वर्ड है। रबर आपको देखा होगा, रबर का प्लांटेशन होते हैं, ये जितने भी टायर ट्यूब बनते हैं बड़ी कंपनी में, प्लांटेशन, केरल में अधिकांश प्लांट इसी के, बड़ी बड़ी खेती होती है, प्लांट लगे होते हैं, उस प्लांट पे कैसा लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड से रबर बनता है। तो ये भी तो एग्रीकल्चर हुआ, पेड़ उगा के उससे कुछ चीज लेना। आम का पेड़ उगाया, आम लेना, ये भी एग्रीकल्चर होता है। ऐसे रबर का पेड़ उगाया, रबर से जो लिक्विड भी निकलता है, वो लिक्विड आप सप्लाई करते हो, तो वो लिक्विड आपने एग्रीकल्चर ऑपरेशन से तो ऑब्टेन किया है।
वहां पर आपका रेशो 35-65 फिक्स रूल है। और कॉफी के बारे में लिखा है सेल ऑफ कॉफी ग्रॉन एंड क्योर्ड, 2 वर्ड याद रखना, ग्रॉन उगाई एंड क्योर्ड मतलब साफ कर दी, बस वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं, साफ की। तो वहां पर 25 एंड 75, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर ऑपरेशन ज्यादा है, ठीक है, और बिजनेस ऑपरेशन कम है, इसलिए 25-75। लेकिन चौथा पॉइंट वो भी कॉफी का ही है, उसमें ग्राउंड भी है, क्योर्ड भी है, रोस्टेड भी है, ग्राउंडेड बाय सेलर इन इंडिया विथ और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी और अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स, नेस्कैफे। तो आप कॉफी उगाई, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसमें फ्लेवरिंग एसेंस मिलाया और उसके बाद बेचा। जब पूरी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग किया आपने, तो फिर आपका बिजनेस ऑपरेशन बढ़ गया, इसलिए यहां रेशो 40-60 का। तो ये 4 के बारे में रूल बिल्कुल फिक्स है, इसमें आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है क्रॉस क्वेश्चन के सर ऐसा क्यों, गवर्नमेंट की जो इच्छा उन्होंने बता दिया। और गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही नहीं बताया होगा, कई जगह एनालिसिस किया होगा कि रियली ऐसा होता है कि ये रेशो बैठता है उनका, ठीक। तो अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर अगर मान लो इन 3 बिजनेस के अलावा कोई बिजनेस करे व्यक्ति तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन के केस में, शक्कर बनाने वाली जो कंपनी शुगर मिल जितनी भी होती है, वो अपने खुद के गन्ने खुद उगाती है शुगर केन, और वही गन्ने अपने फैक्ट्री में ले जाती है और उससे प्रोड्यूस करती है। तो इधर एग्रीकल्चर ऑपरेशन भी, इधर बिजनेस ऑपरेशन भी, ऐसे कई बिजनेस होते हैं। तो उस कंडीशन में तो रूल नहीं बताया है। तो इसके लिए आप देखो इसी पेज पर इन अदर केसेस वर्ड लिखा हुआ है ना। ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना, मैं सीधे से आता हूं इसका इलस्ट्रेशन पर, है ना। इसी पैराग्राफ के बाद में 474 पेज नंबर पे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया है। मिस्टर एक्स लिमिटेड ग्रो शुगर केन टू मैन्युफैक्चर शुगर, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 4 लाख। मतलब सबसे पहले क्या किया होगा उसने, सबसे पहले उसने किया होगा एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, एग्रीकल्चरल कॉस्ट। तो ऑपरेशन करने में यानी खेती करते समय उसने मजदूरों को मजदूरी दी होगी, बीज बोए होंगे वगैरह वगैरह। तो कल्टीवेशन कॉस्ट उसकी आई टोटल मिला के 4 लाख रुपए, ये एग्रीकल्चर कॉस्ट है, एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस। मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन व्हेन शुगर इज ट्रांसफर टू फैक्ट्री, जब ये अपने ही खेत में जो उसने शुगर केन उगाया वो ले आया वो फैक्ट्री। तो फैक्ट्री मतलब कि बिजनेस, ठीक है। जब यहां लाया तब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वो कितने रुपए थी, 9। यानी अगर ये शुगर केन मार्केट में बेच देता तो 9 लाख रुपए मिलते, इसको मिलते 9 लाख मिलते, तो 4 लाख कॉस्ट आई, 9 रेवेन्यू होता, 5 लाख की एग्रीकल्चर इनकम होती अगर ये सिर्फ प्योर खेती करता। बट इसने अपने खुद के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खुद की फैक्ट्री में कंज्यूम कर लिए, तो हम यहां एंटिटी कंसेप्ट लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, यानी ये अलग ऐसा मान लेते हैं। इसने अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मींस शुगर केन 9 लाख रुपए में इसको बेच दी, ऐसा मान लें, ठीक है। अगर ऐसा मान लेते हैं तो एग्रीकल्चर के केस में क्या और बिजनेस के केस में क्या। तो बिजनेस के केस में यही फेयर मार्केट वैल्यू जो है ये इसके लिए सेल बन जाएगी, यानी 9 लाख रुपए बेचे इसने। और इसकी कॉस्ट कितनी लगी, तो कल्टीवेशन कॉस्ट उसकी लगी एग्रीकल्चर की 4, तो ये हो गई उसकी 5 लाख रुपए की एग्री इनकम। कौन सी इनकम हो गई है, एग्रीकल्चर इनकम। यही इस फैक्ट्री आ गया, फैक्ट्री में यही चीज क्या बन गई, रॉ मटेरियल बन गई, 9 लाख यही फैक्ट्री में रॉ मटेरियल बन गए। इस रॉ मटेरियल पर इन्होंने और खर्चा कर दिया, अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 6 लाख की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल 9 लाख शुगर केन का, और शुगर में कन्वर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसने मटेरियल के बाद लेबर एंड ओवरहेड्स लगाए होंगे, तो 15 लाख रुपए में इसकी शुगर बन गई। बेच कितने में दी इसने, 22 लाख रुपए में इसने बेच दी। तो यहां सेल कितने की, 22 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये 7 लाख रुपए, ये हो गई इसकी बिजनेस इनकम। ऐसे करेंगे, यानी आपको इतना सा रूल याद रखना है। इन एनी अदर केसेस फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, as on the date of transfer to factory is treated as revenue for agriculture and the same amount is treated as cost of raw material for business purpose। बस इतना सा याद रखना है, ये याद रखना है। ऐसा छोटा सा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए बताना जरूरी था। एक और मोस्ट आईएमपी पार्ट इसी चैप्टर का, और वो है व्हाट इज द स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन
ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम विथ एग्रीकल्चर इनकम, यानी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है मेरी और एग्रीकल्चरल इनकम भी है मेरी, क्या इन दोनों को जोड़ सकता हूं मैं? तो आपने देखा होगा कि अक्सर अपने हिंदुस्तान में जितने भी किसान है प्योर जो खेती करते हैं उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, चाहे वो लाखों करोड़ों रुपए की फसल बेचते हो हर साल, बड़े बड़े किसान भी है करोड़ों रुपए की फसल बेचते हैं, फिर भी एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन जब व्यक्ति एग्रीकल्चर के साथ नॉन एग्रीकल्चर भी जो कमाता हो तो फिर एग्रीगेशन का रूल है, यानी उनको जोड़ने का रूल है। तो पार्शियल एग्रीगेशन कब होगा ऐसा? हर केस में नहीं होगा ऐसा। कब होगा ऐसा? तो 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। नंबर 1, पहली कंडीशन क्या लिखिए, टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, बस वहां लिख लो ब्रैकेट में, नॉट फर्म और कंपनी। फर्म कंपनी पे कंसेप्ट नहीं लगेगा, यानी फर्म कंपनी के लिए तो एग्रीकल्चर इनकम प्योरली एग्जेम्प्ट है, जोड़ना ही नहीं है कहीं पर भी। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में कुछ केसेस में ऐड करना है, कैसे करना बताऊंगा। दूसरा, टैक्स पेयर हैज नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन लिमिट, यानी एग्रीगेशन तभी होगा अगर आपके पास एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी, और वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो। सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख से ज्यादा हो, सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख से ज्यादा हो, तो ही ये कंसेप्ट लगेगा। कौन सी इनकम? नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हटा के जो 5 हेड की इनकम आती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, डिडक्शन रिडक्शन लेस करने के बाद टोटल इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। और तीसरा पॉइंट है आपका, एग्रीकल्चर इनकम ऑफ टैक्स पेयर एक्सिड्स 5,000, यानी अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 या उससे कम है तो आपको ये सब कंसेप्ट नहीं लगाना जो मैं बताने जा रहा हूं एग्रीगेशन के, छोड़ दो आप उसको पूरा एग्जाम। 5 से ज्यादा हो तो एग्रीगेट करो। तो तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिव है। क्या होगा सर अगर ऐसा हुआ तो ये बात समझने के लिए हमको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर ही आना पड़ेगा, जब तक समझ में नहीं आएगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देखो नेक्स्ट पेज पर, P1, P2, P3 3 दिए हैं, P4 कट कर देना हमेशा हमेशा के लिए। पार्टनरशिप फर्म का और पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन आईपीएससी लेवल पर नहीं आते, सिर्फ इंडिविजुअल के आते हैं, एचयूएफ के आते हैं, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन में देखिए, फॉर द असेसमेंट ईयर एक्स एन इंडिविजुअल 62 ईयर्स एज, सीनियर सिटीजन है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है इनकी, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी इन इंडिया, कॉफी बिजनेस है तो कॉफी बिजनेस में तो क्या रहेगा रूल, और ग्रो एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्ड भी लिख दिया, मैन्युफैक्चरिंग में सब आ गया, वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिला के फ्लेवरिंग एसेंस वगैरह, तो यहां रेशियो क्या लगेगा 40-60। एक्सपेंडिचर ऑन अर्निंग कॉफी इनकम 2,000 रुपए, डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर ऑन द assumption दैट ही कंट्रीब्यूट 60,000 टुवर्ड्स पीपीएफ, बस छोटा सा क्वेश्चन है। अब इस कंडीशन, अच्छा कॉफी के केस में टी, कॉफी, रबर, इन तीनों केस में तो आपको डायरेक्ट परसेंट लगा देना है, तो आपको ये कंसेप्ट फेयर मार्केट वैल्यू वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है। तो अब इसके अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन में कर रहा होता तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी 6,25,000, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वर्ड लिखा हो इसका मतलब आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अगर रेंट लिखा होता तो मुझे एसडी माइनस करना पड़ता है। फिर बिजनेस इनकम की बात कर लेते हैं। बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम में इसके पास टोटल मिलाकर 5,02,000, 5,02,000 रुपए है ना, 5,02,000, लेकिन 5,02,000 नहीं, 5 लाख रुपए ये है और उसमें से 2,000 एक्सपेंडिचर हो गया, नेट बचे 498। अब 498 का हम 2 रेशो कर देंगे, 60-40 का रेशो, तो ये हो जाएगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम और ये हो जाएगी बिजनेस इनकम, ये रूल है। तो 4,98,000 का 40% यानी कि 1,99,200, 199,200 ये बिजनेस इनकम होगी, ठीक है, और 4,98,000 का 60% ये 298,800 एग्रीकल्चर इनकम होगा। एग्रीकल्चर इनकम क्या रहेगी एग्जेम्प्ट, ठीक है, इसलिए हम इसको हमारे जीटीए में इंक्लूड ही नहीं करते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम, तो नहीं लिखेंगे। बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आए तो 5 हेड लिख लेना, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम नहीं लिखेंगे। अब आपकी जीटीआई कितनी होगी? अब आपकी जीटीआई होगी 8,24,200 और उसने पीपीएफ में कितने डिपॉजिट करे
तो 80 CPPF के लिए हम कितने लेस करते हैं 60,000 60,000 60,000 लेस करने के बाद आ गए 764,200 ये उसकी टोटल इनकम यहां तक आ जाना। फिर मैंने क्या तरीका बताया था टैक्स निकालने का कि इसमें से लॉन्ग टर्म अलग कर दो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो तो उस पर अलग कर दो, लॉन्ग टर्म पे 30, शॉर्ट टर्म 111A, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 30% और नॉर्मल इनकम अलग कर लो। तो फिलहाल तो सारे नॉर्मल ही, कोई स्पेशल इनकम है ही नहीं इसमें हमारे पास, तो ये सारे नॉर्मल इनकम, वरना मैं इसमें से लॉन्ग टर्म वगैरह अलग करता, ध्यान रखना, और लॉन्ग टर्म अलग करता, विनिंग अलग करता, ये सब अलग करता। नॉर्मल इनकम जो बचे तो फिलहाल ये 0 है, ये 0 है, ये तो इसमें मैं एग्रीकल्चर इनकम जोड़ूंगा नॉर्मल वाले में। कितनी एग्रीकल्चर इनकम है अपनी 298,800। अब ये जैसे जोड़ दी मैंने आपकी 764,200 में तो 10,63,000 आए। वहां नहीं जोड़ी क्योंकि वहां तो एग्जेम्प्टेड, एग्जाम कैसे जोड़ सकते हैं, तो पार्शियल एग्जाम, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्शन आपको एग्रीगेट करना है नॉन एग्रीकल्चर इनकम का एग्रीकल्चर से। तो पहली बात, ये इंडिविजुअल है या HUF है या AOP है, BOI तो रूल लगेगा है। नंबर 2, इसकी इनकम एग्जाम्शन लिमिट से ज्यादा, एग्जाम्शन लिमिट सीनियर सिटीजन 3 लाख से ऊपर है तो हम एग्रीगेशन करेंगे, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है इसलिए मैं एग्रीगेशन वाला कंसेप्ट करूंगा। यानी ये हुआ। चलो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए आपने भूल गए तो आप इस पे टैक्स लगना था ना कायदे से इस पे। तो एक इंडिविजुअल को 7,64,200 पे नॉर्मल टैक्स अगर लगता तो कैसे लगता, 3 लाख रुपए पर नहीं क्योंकि सीनियर सिटीजन है, अगले 2 लाख पे 5% से 10,000, ठीक है, बाकी बचे 264,200 पर 20% से, ठीक है, 20% से कितना आता है 52,840, 62,840 ये टैक्स आता है इसका सीनियर सिटीजन का। लेकिन एक्चुअली करना क्या है, हमें निकालना है टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम, इस पर निकालना है 10,63,000 पर टैक्स निकालना है। पहले 3 लाख रुपए पर नील, फिर 2 लाख पे 5% से 10,000, ठीक है, ये 5 लाख तक तो हम इजीली आ गए। अब 5 के बाद अगले 5 लाख रुपए पे 20% से 1 लाख हो जाएगा, ये 10 लाख पर आ गया, लेकिन 10 से भी बाहर है यहाँ तो 63,000, तब जाके 1063 होगा। तो 63,000 पे कितना लगेगा 30% से, 63,000 का 30% 18,900। अब ये हो गया आपका 128,900। ये कंसेप्ट है। पहले आपको एग्रीगेट इनकम पे टैक्स लगाना है इंक्लूसिव ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। फिर गवर्नमेंट बोलती है नहीं, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम तो हम एग्जेम्प्ट करेंगे, ये टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम वापस माइनस कर दो। बड़ा अजीब सी बात, आपको लगेगा सर ये तो मतलब गलत ही है, एक तरफ बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा रहे हैं। तो देखो कितना अच्छा तरीका गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है उन लोगों के लिए जिनकी अदर इनकम भी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अदर इनकम के आड़ में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड यानी ब्लैक मनी उधर ले जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा अगर आपकी अदर इनकम है तो हम ऐसा एग्रीगेट करेंगे। ये तो सीख लिया आपने, अब मेन बात सीखना, ठीक है, मेन सबसे IMP पार्ट सुन लेना मेरी बात। जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम है आपकी 298,800 जो भी हो, जितनी भी हो, लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ 10 करोड़ जितने भी, उसमें आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जोड़ोगे हमेशा, रूल यही है। सीनियर सिटीजन इसलिए 3 लाख जोड़ रहा हूं, तो अब ये इनकम कितनी हो गई 598,800। 598,800। अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको सिर्फ ये दिख रहा है 598,800 बस। अगर ये इनकम होती इस बंदे की तो टैक्स कितना लगता, तो टैक्स लगता पहले 2.5 लाख रुपए पर, सॉरी पहले 3 लाख रुपए पर कितना लगता नहीं, अगले 2 लाख पर 5% से कितना लगता 10,000, 5 लाख तक आ गए। अब बचे हुए 98,800 पर कितना लगता 20%, 98,800 पर 20% 19,760 ये लगता।
तो इस 5,98,000 पर 5,98,800 पर टोटल टैक्स आता है आपका 29,760। गवर्नमेंट बोलती है हम ये टैक्स आपसे नहीं लेंगे, इतना माइनस कर लो, आप इतना टैक्स आप माइनस कर लो जो एग्रीकल्चर इनकम का। तो टोटल टैक्स में से हमने ये माइनस कर दिया। ठीक है सर, 128,900 128,900 माइनस 29,760 99,140 ये आपका टैक्स आया। प्लस इसके ऊपर हेल्थ सेस एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि आप देखो गवर्नमेंट ने क्या किया। अगर ये गवर्नमेंट ये झंझट ही नहीं रखती है एग्रीगेट करने वाला और सीधे सीधे एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट है, बात खत्म। एग्जेम्प्ट है तो इंक्लूड ही नहीं करना कहीं पर भी, ना यहां पर ना यहां कहीं पर भी। तो सीधे 764 पर अगर टैक्स लगाती गवर्नमेंट तो 62,000 टैक्स लगता। और यहां कितना लग गया 99। देखो आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने टैक्स दे लिया ना। ऐसा क्यों हुआ जरा ध्यान से देखो। ऐसा इसलिए हुआ कि यहां स्लैब 20% तक थी और यहां क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको ऐड किया आप 10 से बाहर निकल गए और 10 से बाहर निकल गए तो आपका टैक्स की रेट जो हो गई वो कितनी रेट हो गई 30% हो गई, जैसे ही 10 से बाहर हो गई। तो स्लैब के कारण फर्क आता है। और स्लैब जो लगती है वो सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ एओपी बीओआई में लगती है। कंपनी में और फर्म में तो डायरेक्ट फ्लैट रेट है 30% फर्म के केस में। तो वहां पर इंक्लूड करके निकालूंगा तो भी 30, माइनस करूंगा तो भी 30, इसलिए वहां फर्क नहीं आएगा। इसलिए इन्होंने ये वाला रूल के बारे में क्या कहा, ये फर्म पर अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ पर ऐसे अप्लाई होगा। तो ये तरीका नहीं, ये तो समझाने के लिए लिखा था। आपको ऐसे ही स्टेप करना है, पहले इनकम निकालना है, नॉर्मल इनकम में ऐड करना है, फिर ये माइनस करना है। अब अगर यहाँ लॉन्ग टर्म होता तो उसका टैक्स जोड़ देता, विनिंग होता तो उसका टैक्स जोड़ देता, फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हमको सीखने लायक सिर्फ इतनी सी बात थी। एक तो एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है, मीनिंग वो मैंने बता दिया आपको फर्स्ट पेज पर। दूसरे सेकंड पार्ट टी कॉफी रबर के केस में क्या होता है और शुगर केन के केस में यानी अदर इनकम के केस में क्या हुआ वो बता दिया, ये एमपी पार्ट था। और तीसरा पार्ट था ये एग्रीगेशन वाला, ये प्रैक्टिकल में ज्यादा काम आएगा, ये और टी कॉफी रबर वाला। इसलिए वो दोनों चीजों के लिए मुझे ये चैप्टर करवाना पड़ा। अभी इसी लेक्चर में मैं एडवांस टैक्स समझाने वाला हूं और एडवांस टैक्स में भी एक क्वेश्चन आएगा। तो ये जो स्टेप मैंने आपको दिए, अगर आपको यहां समझ में नहीं आई तो उस क्वेश्चन में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा आपको, उसमें भी एग्रीकल्चर इनकम है, तो वहां फिर से समझ लेना, ठीक है। तो डबल समझने में जाएगा। यहां सीनियर सिटीजन का था इसलिए 3 लाख जोड़ा, वहां 2.5 लाख जोड़ूंगा मैं, तो आपको एक बार और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब रही बात होमवर्क की इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में सिर्फ एक ये क्वेश्चन करना है, एक इसके ऊपर का P2 और इसके ऊपर P1, बस ये 3 कर लेना। P4 तो मैंने हमेशा के लिए कटवा दिया आपको, ठीक। चैप्टर ही खत्म है, आप देख लें। क्लियर, चलिए अब ये तो मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट एडवांस टैक्स पर, है ना। मैंने आपको अपने नोट्स में जो भी पीडीएफ भेजी थी उसमें मैंने आपको 4 पेज दिए थे। उसमें फर्स्ट सेकंड पेज सेट ऑफ लॉसेस का था, वो भी छोटा चैप्टर। थर्ड पेज आप देखिए तो एडवांस टैक्स का है, आधा पेज, सिर्फ आधे पेज के रूल से बस। और फोर्थ पेज जो है वो इंटरेस्ट का है, यानी अगला चैप्टर। तो अगले 2 चैप्टर और बचे हैं, एडवांस और इंटरेस्ट, ये छोटे छोटे चैप्टर, ये भी हम एक साथ ही पूरे करते हैं, ठीक। तो चलिए अब एडवांस टैक्स की ओर चलते हैं। 341 एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, चैप्टर नंबर 17। लेकिन खैर रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको चैप्टर में से नहीं पढ़ना है, मैंने चैप्टर से इसलिए बताया कि अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। बाकी रूल्स आप नोट्स में से पढ़ना। इस चैप्टर का समरी रूल एक पेज में, एक पेज भी नहीं बल्कि आप देखें नोट्स में आधा पेज ही है ना। एक बार यहां पर भी बता देता हूं मैं आपको। तो एडवांस टैक्स का सिर्फ इतना सा रूल है। क्या रूल है एडवांस टैक्स का, आप देखें। एवरी पर्सन इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स इफ एडवांस टैक्स पेबल इज 10,000 और मोर। कितना हो, एडवांस टैक्स ₹10,000 और मोर, यानी 9,999 9999 हुआ तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती। और अगर 10,000 हुआ 10,000 एग्जैक्ट और मोर, देन असेस इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। अब सब पहली बात तो ये कि एडवांस टैक्स होता क्या है।
क्यों देना पड़ता है, किसको देना पड़ता है। तो किसको देना पड़ता है वो तो मैंने पढ़ लिया कि असेसी इज लायबल टू पे टैक्स 10,000 और मोर। यानी हम छोटे असेसी की बात नहीं कर रहे हैं, उन असेसी की बात कर रहे हैं जिनका ईयरली टैक्स एस्टिमेटेड लगभग 10,000 रुपए टैक्स बनता है, इनकम नहीं, टैक्स अमाउंट। उन लोगों को एडवांस टैक्स देना है, बाकी लोगों को नहीं देना। उन लोगों को भी क्यों देना है? तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, दो बात सीखी हमने पूरे इनकम टैक्स में। अभी आपका प्रीवियस ईयर कौन सा था? अप्रैल 19 जो अभी खत्म हुआ मार्च 20 को। असेसमेंट ईयर कब स्टार्ट हो गया? अप्रैल 20 चलेगा कब तक? मार्च 21। आपने कब कमाया? इस दौरान। तो प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच असेसी अर्न इनकम, बट टैक्स ऑन सच इनकम इज पेबल इन असेसमेंट ईयर। कब देता है वो? असेसमेंट ईयर में 31 मार्च तक वेट करता है, फिर पीएनएल बनाता है, या सैलरीड एम्प्लॉय है तो इधर रिटर्न भरता है ना। सभी की रिटर्न की ड्यू डेट तो इस तरफ रहती है। तो जब आप रिटर्न भरोगे तब जाके आप पूरी इनकम, ईयरली इनकम कैलकुलेट करेंगे, पांचों हेड मिला के, डिडक्शन डिडक्शन ये सब, और फिर टैक्स जितना लायबिलिटी आएगी उतना टैक्स आप जमा करोगे। है ना। आप कमाओ 19-20 में और गवर्नमेंट को दो आप 20-21 में, 1 साल बाद। तो गवर्नमेंट का कहना है कि भाई ये गलत है, मतलब आपकी इनकम के बाद हमारी इनकम होगी। तो गवर्नमेंट का कहना है कि आप जैसे जैसे कमाते जाओ ऐसे ऐसे हमें देते जाओ। तो रूल है पे एज यू अर्न, जैसे जैसे आप कमाए वैसे वैसे गवर्नमेंट को दे। यानी आपकी अर्निंग भी इसी ईयर में हो रही है तो इसी ईयर में आप गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स दे दो एस्टिमेटेड बेसिस पर। किस बेसिस पर? एस्टिमेटेड। स्वाभाविक बात है, एक्चुअल इनकम तो पता नहीं लगेगी, एस्टिमेटेड लगेगी। तो जैसे से आप कमाते जाओ उसमें से थोड़ा थोड़ा टैक्स आप गवर्नमेंट को पहले से डिपॉजिट, यानी प्रीपेड टैक्स हो गया एक तरीके से। और जब आप रिटर्न भरेंगे फाइनली तो उसमें आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। फाइनल टैक्स तब तक तो आपको एक्चुअल पूरा साल निकल चुका होगा, ऑडिट वगैरह जो भी करवाना वो सब फाइनल इनकम हो जाएगी। अब एस्टिमेटेड, अब तो एक्चुअल इनकम असर्टेन कर सकते हैं और इसका नाम भी असेसमेंट ईयर, यानी असेस कर सकते हो आप। अब जितना आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगी उसमें से आपका ये एडवांस टैक्स हम माइनस कर देंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। मान लो आपने एडवांस टैक्स 30 दिया है तो अब आपको कितना देना पड़ेगा? 20। और कभी कभी उल्टा भी होता है, कभी कभी उल्टा होता है, आपने एडवांस टैक्स दिया 130 क्योंकि आपने एस्टिमेट इनकम ज्यादा लगाई थी, बट एक्चुअली बाद में कम हुई, तो उल्टा रिफंड मिल सकता है। तो गवर्नमेंट रिफंड करती है विथ इंटरेस्ट, ये ध्यान रखना। ईमानदारी इस मामले में गवर्नमेंट। तो ये एडवांस टैक्स का कंसेप्ट है, यानी एडवांस टैक्स सेम ईयर में होगा, जिस ईयर में इनकम अर्न होती आएगी उसी ईयर में एडवांस टैक्स पे करना है, इसलिए इसका नाम एडवांस है। एडवांस हम किसी को बोलते हैं? प्रीपेड या एडवांस वर्ड किसको बोलते हैं? जो ड्यू होने से पहले ही दे दे। तो ड्यू तो इधर होगा जो रिटर्न फाइनलाइज करेंगे, लेकिन पहले ही दे दिया। गवर्नमेंट ये चाहती है ताकि गवर्नमेंट की भी इनकम आपकी इनकम के साथ साथ चलती रहे। गवर्नमेंट को भी तो एक्सपेंडिचर करना होता है, इसलिए ये एडवांस टैक्स का कंसेप्ट बनाया। तो क्या रूल है? पहला रूल आप समझ गए, एवरी पर्सन। एवरी पर्सन वर्ड आया, इसका मतलब कि इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, एचएफ, एनी पर्सन, एवरी पर्सन इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स इफ देयर टैक्स लायबिलिटी इज 10,000 रुपी और मोर। दूसरा, एक व्यक्ति को छोड़ दिया इन्होंने, अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन not having any income from business profession is not liable to pay advance tax. नंबर 1, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। तो रेसिडेंट वर्ड इसलिए याद आ जाएगा क्योंकि मैंने हमेशा कहा पूरे इनकम टैक्स में जहां पर भी सीनियर सिटीजन को कुछ बेनिफिट दिया जाता है तो वो रेसिडेंट को ही दिया जाता है, बाकी को नहीं। तो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हो एक बात। नॉट हैविंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस की इनकम नहीं होना चाहिए, बाकी इनकम हो, उसकी सैलरी की इनकम हो, पेंशन आती हो, उसको हो सकती है ना, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम हो सकती है, एफडी करवा रखी उसका इंटरेस्ट अदर सोर्सेस में आ सकता है, कोई असेट बेची कैपिटल गेन हो सकता है। 4 हेड की अगर इनकम है उसकी, बिजनेस की नहीं होना चाहिए, तो क्या इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। और अगर इसी को मोटे तरीके से पढ़े तो इफ सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हैविंग बिजनेस इनकम, बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, then is liable to pay advance tax if his tax liability
एडवांस टैक्स लायबिलिटीज ₹10,000 और मोर। तो सिर्फ किसको एक्सक्लूड किया गया है? जिनकी बिजनेस इनकम है, सॉरी नहीं है, उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रेट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल। तो पहले आप एक बार इस टेबल को पढ़ लें। 3 कॉलम नजर आ रहे हैं इसमें। 3 कॉलम में क्या क्या लिखा हुआ है? ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो आपको ऑन और बिफोर 15 जून 71 नहीं देना है एडवांस टैक्स, आपको 4 इंस्टॉलमेंट बना दी गई है। मैंने कहा ना, वर्ड क्या है? पे एज यू अर्न। जैसे जैसे आप कमाते जाए वैसे वैसे आप पे करते जाए। हमने थोड़ा कमाया क्वार्टरली जून तक, तो 15 जून तक आप एडवांस टैक्स दे दो। 15 सितंबर अगली इंस्टॉलमेंट, 15 दिसंबर अगली इंस्टॉलमेंट, 15 मार्च अगली इंस्टॉलमेंट। 4 इंस्टॉलमेंट होती है 3-3 महीने की गैप पर। कितना देना है? तो फॉर एनी एसएससी, सभी एसएससी के लिए अप टू 15% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड। स्वाभाविक बात, एस्टिमेटेड ही होगा। तो जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, आप अंदाजा निकालो उसका। एस्टिमेट निकाल सकते हैं भाई, लास्ट ईयर हमने रिटर्न भरा था और हर व्यक्ति को पता रहता है मुझे इसी साल इसी जगह से इनकम होने वाली है, लगभग पता रहता है। कोई कैजुअल इनकम अचानक हो जाए वो बात अलग है कि लॉटरी वगैरह खुल गई, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल इनकम का एस्टिमेट तो लगाया जा सकता है ना, तो लगा लो आप, उस पर टैक्स निकाल लो। उसका 15% देना है आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना देना है? अप टू 45%, अप टू 45% अप टू 15 सितंबर। लेकिन अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे चुके हो तो उतना माइनस कर देना, और नहीं दिए तो पूरा 45% दो। थर्ड नंबर पर आपको 75% तक पे करना है। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हो तो माइनस कर देना, रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा। और थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट तक तो आपको 100% ऑफ एडवांस टैक्स, टोटल टैक्स लायबिलिटी का 100% पे करना है। और अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ दिया है तो वो माइनस कर दो, और नहीं दिया है तो पूरा 100%। यानी ये क्यूमुलेटिव लिमिट है 15%, 45%, 75%, 100% कि इस डेट तक इतना डिपॉजिट हो जाना चाहिए। पिछली बार नहीं किया तो इस बार करो, और पिछली बार कर दिया तो उतना माइनस कर लो, ये कंसेप्ट। लेकिन एक और कॉलम दिखेगा, फॉर असेसी हु डिक्लेयर्स हिज बिजनेस प्रोफेशनल इनकम इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 44A(d)(1) एंड 44A(d)(1). इसमें क्या था, ये बिजनेस एड में हम पढ़ेंगे। इन शॉर्ट में बता दूं, 44AD जो लोग अडॉप्ट करते हैं, मतलब वो अपने बिजनेस इनकम यानी अपने टर्नओवर का 8% इक्वल टू बिजनेस इनकम। अपने टर्नओवर कितना परसेंट बताते हैं? जो भी टर्नओवर उसका 8% ये बिजनेस इनकम हो गई। कोई पीएनएल बनाने की जरूरत नहीं। सेक्शन 44 इतनी बढ़िया सेक्शन है, पूरे बिजनेस सेट के सारे रूल्स डिलीट, सिर्फ इतना सा रूल्स कि आपका टर्नओवर का 8% दिखा दो, ये बिजनेस इनकम मान लेगी। गवर्नमेंट आपसे पूछताछ भी नहीं करेगी अगर आप 8% दिखाते हो तो। और ज्यादा दिखाओ कोई कभी मनाही नहीं, कम नहीं दिखा सकते, ये फिक्स रूल बना दिया। और अगर आपके टर्नओवर में कुछ ऑनलाइन पेमेंट से होता है, यानी चेक के थ्रू होता है ऑनलाइन, तो फिर 6%, गवर्नमेंट ने कहा 6% को हम बिजनेस इनकम मान लेंगे। ये आ गई इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, सीधे एक ही लाइन में बिजनेस प्रोफेशन हेड ही खत्म। ये इतना बढ़िया सेक्शन है, मेरा तो सबसे फेवरेट सेक्शन है, ये डिटेल समझाऊंगा बिजनेस इनकम। और ऐसे ही 44ADA, ये हम प्रोफेशनल्स के लिए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स वगैरह के लिए, कि वो अपनी ग्रॉस रिसिप्ट जितनी भी आती है उनकी प्रोफेशन से, उनका 50% अगर दिखाते हैं तो यह उनकी प्रोफेशनल इनकम होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एट कंप्लीट। तो पूरे हेड के सारे रूल्स डिलीट अगर आपने 50% दी है, एक ही रेट है 50%। ये इतनी बढ़िया सेक्शन है। तो जो लोग ये सेक्शन अडॉप्ट करते हैं, ये सेक्शन की खास बात ये है कि इन सेक्शन में आपको अगर ये इनकम दिखाते हो आप, तो गवर्नमेंट आपसे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांगेगी, कोई ऑडिट नहीं करवाना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर अंदर है तो आप ये वाला अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा वाले ये वाला सेक्शन अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बिजनेस सेट में डिटेल पढ़ेंगे, इसको शॉर्टकट में बता दें। तो जो लोग ये अडॉप्ट करते हैं उन लोगों के लिए 3 इंस्टॉलमेंट नहीं है, आप देखो, उनके लिए सिर्फ 4th इंस्टॉलमेंट, यानी उनको सीधे 15 मार्च तक 100% पे करना है, बस बीच में पे करना जरूरी नहीं है। कर दे वॉलंटरी लो अलग बात है, लेकिन 100% ऑफ एडवांस टैक्स पेपर पूरा लास्ट इंस्टॉलमेंट, एक ही इंस्टॉलमेंट उन लोग के, है ना। फिर नीचे क्या लिखा है, ऑल पेमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स मेड बिफोर 31 मार्च शेल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। तो अगर मान लो, वैसे तो आखिरी इंस्टॉलमेंट कब बोली गई है, 15 मार्च को,
लेकिन अगर 15 मार्च के बाद भी अगर मैं 31 मार्च तक पे करता हूं तो ये इस साल जितने भी पेमेंट करोगे वो एडवांस ही कहलाएगा ना, क्योंकि ईयर ड्यू तो इधर होगा, ठीक है ना। इसलिए इससे पहले यहां तक जितना पेमेंट करोगे आप 16, 17, 18 तारीख को भी करोगे, अगर 31 को भी करोगे तो वो एडवांस टैक्स कहलाएगा, क्योंकि वो बिफोर एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर पे किया है। तो जिस ईयर का टैक्स उस ईयर में दे देते हो मतलब वो एडवांस टैक्स है, जबकि सही मायने में लायबिलिटी इधर आती है, इसलिए वो एडवांस टैक्स कहलाता है। If the last day of payment for the installment of advance tax is a day on which the receiving bank is closed, the assessee can make the payment on the next immediately following working day. तो अगर मान लो 15 तारीख, जैसे सब में 15 लास्ट डेट दे रखी, उस दिन वर्किंग डे नहीं, छुट्टी आ गई, तो नेक्स्ट वर्किंग डे वो भी छुट्टी आ गई तो उसके भी नेक्स्ट वर्किंग डे, तो जो भी वर्किंग डे होगा फॉलोइंग इमीडिएटली फॉलोइंग वर्किंग डे वहां आप पेमेंट कर दोगे तो भी आपका डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। तो 15 तारीख वैसे कट ऑफ है, लेकिन 16 भी हो सकती है इन केस ऑफ हॉलीडे। ठीक, बस इतना सा एडवांस टैक्स का रूल है। अब इसको हम प्रैक्टिकल समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा। तो आप आए सिंघानिया में, मैंने आपको जो पेज नंबर बताया है वहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, लेकिन चैप्टर की थ्योरी हमें नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं। आप आ जाए 543 पेज नंबर पर। 543 पेज नंबर पर ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। इसे मुझे कुछ नहीं करवाना है, ये क्वेश्चन में सिर्फ ये समझाना हो क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स सबमिटेड बाय डिफरेंट टैक्स पेयर। 3 टैक्स पेयर है, तीनों ने ये डिटेल सबमिट की आपको। कैलकुलेशन सारा उन्होंने कर रखा, क्वेश्चन में ही कर रखा। आप देखो 5 हेड, जीटीआई, एटीसी, एटीडीजी सब कुछ निकाल रखा है, प्लस टैक्स वगैरह, तो टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन सेल्स, हेल्थ सेल्स सब कुछ लिख रखा है, और लेस टीडीएस भी लिख दिया है। टीडीएस क्या होता है बताया था, मैंने चैप्टर में पढ़ा है। यानी आपकी कोई इनकम है उस पर टैक्स डिडक्ट हो चुका है तो उसकी भी तो क्रेडिट आपको मिलेगी ना, यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी में से वो भी माइनस होगा, क्योंकि इतना टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। मुझे बैंक वालों ने जब इंटरेस्ट दिया एफडी पर तो उन्होंने टैक्स काट के दिया, तो टैक्स मेरे पेन नंबर में जमा हुआ तो उसकी क्रेडिट मुझे मिलेगी, यानी वो मेरी तरफ से भरा हुआ एडवांस टैक्स है एक तरीके से। हालांकि उसका नाम एडवांस टैक्स नहीं है, उसका नाम टीडीएस, प्रीपेड टैक्स की कैटेगरी में आता है। तो आप टोटल टैक्स लायबिलिटी में से टीडीएस माइनस करोगे। टीडीएस माइनस करने के बाद बैलेंस कितना आया तीनों केस में, देखो आप फर्स्ट केस में आया 9999। तो टीडीएस के बाद जो टैक्स आता है उसे हम कहते हैं टोटल एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड। ठीक है, टीडीएस करने के बाद यानी ये नेट लायबिलिटी बनती है जिस पर हमें एडवांस टैक्स देना चाहिए, लेकिन इस असेसी का तो 10,000 से कम बन रहा है। हमने क्या रूल है, इफ एडवांस टैक्स पेबल इज 10,000 और मोर देन लायबल टू पे एडवांस टैक्स। तो 9999 है, इसलिए यहां टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। दूसरे केस में 44,010 और तीसरे केस में 106,278 बराबर आएगी लायबिलिटी। कितनी आएगी, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये जो टैक्स आया है इसका कितने कितने परसेंट कर दोगे आप, पहले 15%, फिर 45% माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो 45% माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहला 15, दूसरा 45 माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर पूरी पे की है आपने, पूरी 15%, तो 15 ही माइनस हो जाएगा ना, इसका मतलब नेट कितना बचा 30। लेकिन डायरेक्ट 30 निकालने की आदत मत डालना। क्यों नहीं डालना, उसका रीजन ये कि हो सकता है आपने पहले इंस्टॉलमेंट में 15% बनता है लेकिन आपने कम पे किया होता, आपने 10% ही पे किया होता। तो ये सेकंड चांस है कि आपको यहां तक अपना अमाउंट सुधार लेना है। यानी अगर कोई गलती की, पिछली बार भरा ही नहीं, चलो मान लो बनता था लेकिन नील 0 बन पे किया, तो फिर मुझे यहां पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 0 पे, यानी पूरे 45,000 पे करना है मुझे। तो रूल ये है कि 15 सितंबर 15 जून तक इतना हो जाना चाहिए पेमेंट, नहीं किया है तो पूरा करो। फिर अगली बार इंस्टॉलमेंट में 75%, अगर नहीं किया है आपने इधर तो फिर पूरा पेमेंट करो, और अगर यहां और यहां थोड़ा थोड़ा कर दिया है तो फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट माइनस कर दो, नहीं किया है तो मत करो। ऐसे ही 5th, ठीक है, ये दिसंबर की थी, ये सितंबर और ये मार्च तक 100% पे करना है। अगर आपने इन तीनों में कुछ भी पे नहीं किया तो पूरा 100 देना है। यहां थोड़ा पे कर दिया था, यहां थोड़ा पे कर दिया था, यहां थोड़ा पे कर दिया था, तो उतना उतना आप माइनस कर दो। और हो सकता है यहां पे नहीं किया लेकिन यहां पे किया थोड़ा बहुत, यहां थोड़ा पे किया, तो जितना किया उतना माइनस कर दो, बाकी का ड्यू हो जाएगा। तो क्यूमुलेटिव फिगर, तो ये तो बड़ा इजी सॉल्यूशन था, है ना।
अब यहीं पर नीचे P2 लिख रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सबमिटेड बाय X 25 years ascertain the advance tax payable during the financial year। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से क्या लिखा आएगा, कैलकुलेट एडवांस टैक्स पेबल। तो क्वेश्चन पूरा आपका नॉर्मल क्वेश्चन की तरह होगा, आखिरी तक टैक्स निकालने तक, यानी वही पांचों हेड, डिडक्शंस के बाद टैक्स की स्लैब लगाना, वहां तक का क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन की तरह होगा जैसा हम बाकी चैप्टर में पढ़ता है। उसके बाद एडवांस टैक्स में इतनी सी नई बात आ जाएगी कि वो जो टैक्स निकाला है उसके 4 हिस्से कर दो बस। तो एडवांस टैक्स में कोई नई बात थोड़ी ना। चलिए, इसके लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत शानदार है और एक ही क्वेश्चन है बस, आप देखना चैप्टर खत्म है इसके बाद। तो इस क्वेश्चन को आप पहले तो नोट डाउन करके रख लें या तो अपनी कॉपी में। क्या क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। एक तरफ लिखा है इनकम और एक तरफ लिखा है टीडीएस, यानी जब इनकम हुई होगी तो वहीं टैक्स डिडक्ट हो चुका होगा इनकम। सैलरी पे 2,10,000 पे 6,000 टीडीएस, रेंट 20,000 पर मंथ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स ऑन 1 जून। अनलिस्टेड दे तो बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि अनलिस्टेड अगर देंगे तो 112A नहीं लग पाएगा, एक बात, क्योंकि वो तो बिना एसटीडी का लगता ही नहीं, और एसटीडी तभी होता है जब लिस्टेड हो। तो 112A हट गया। मैंने कहा था शेयर्स का जब भी बात आए तो फॉर्मेट याद है, 112A हट गया। फिर अनलिस्टेड है तो वो ऑप्शन भी हट गया, जब ऑप्शन भी हट गया, 112 हट गया, तो सारे लॉन्ग टर्म पे एक ही रेट है 20%। फिर विनिंग फ्रॉम टीवी, विनिंग 3 विनिंग है, इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पर, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, और X has contributed 13,600 towards recognized provident fund. All winning are received prior to 15 June 2019। क्या लिखा? All winning are received prior to 15, यानी जितनी विनिंग वाली इनकम दे रखी है वो सब 15 जून से पहले आ चुकी थी, क्योंकि ये कैजुअल इनकम होती है। लॉन्ग टर्म भी कैजुअल इनकम होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, क्योंकि अचानक आपने कोई चीज बेच दिया, आपको पता थोड़ी था, सोचा थोड़ी था आपने, पैसे की जरूरत हुई बेच दिया, तो इन चीजों का एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इसके बारे में एडवांस टैक्स में ये कहा गया है कि इन केस ऑफ कैजुअल इनकम एंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, एडवांस टैक्स में बी पेड इन फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट। यानी आपको विनिंग हुई इस दौरान, मान लो सितंबर के बाद हुई, 15 तारीख के बाद हुई, तो आप उसका एडवांस टैक्स का पे कर सकते हो नेक्स्ट में, तो डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। यहां पर हुई तो इसके बाद में दे सकते हो, 15 मार्च के बाद में हुई तो 15 से 31 के बीच में दे दो, तो आप डिफॉल्टर नहीं। ठीक है, ये बात मैंने पीछे पेज पर लिखी हुई है, इंटरेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, क्योंकि सही बात है। एस्टिमेट में नॉर्मल इनकम का लगा सकता हूँ, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी में रेंट आता है उसका, बिजनेस का लगा सकता हूँ, टर्नओवर इतना होगा, लेकिन अचानक कहीं से जीत जाऊंगा, विनिंग हो जाएगी, इसका थोड़ा ना लग सकता है। तो उसके कारण आपका टैक्स डिस्टर्ब होता है, तो उस पर कोई इंटरेस्ट या कोई पेनल्टी नहीं। इस क्वेश्चन से टोटल इनकम का क्वेश्चन करना भी सीख जाएंगे, यानी टोटल ओवरऑल क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं टैक्स तक के। हालांकि मैंने कैपिटल गेन चैप्टर में बता चुका हूं, सेट ऑफ में भी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं पांचों हेड। एक और बार देखें आप, सैलरी पहला हेड, 2,10,000 की इनकम, सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी, आप सबसे पहले लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ऊपर असेसमेंट ईयर वगैरह तो लिख ही देना। अब सैलरी जो है, सैलरी इसकी है 2,10,000, 2,10,000, और कोई अलाउंस, बोनस, कमीशन वगैरह होता तो सैलरी चैप्टर पूरा याद आना चाहिए, तो नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, वो सब करेंगे हम। फिर सैलरी में कम से कम में भी हमें एक चीज याद रखना चाहिए, और वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 116(1). याद है? मैक्सिमम कितना था वो? 50,000 रुपए, याद करो आप। तो 50,000 रुपए का डिडक्शन दिया मैंने, और नेट इनकम आपकी 1,60,000 आउटर कॉलम में आ गई। ऐसे डबल कॉलम में करना, एक हेड पे अंदर, उसका नेट फिगर बाहर, इनकम फ्रॉम सैलरी। रेंट 20,000 पर मंथ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और सिस्टमेटिकली लिखा है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड वर्ड लिखा होता, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वर्ड लिखा होता, तो ये मैं मानता कि सब कुछ हो चुका है, लेकिन रेंट वर्ड लिखा। तो जब रेंट वर्ड आए तो रेंट के साथ कम से कम हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन तो वहां पे भी देना पड़ता है। तो 2,40,000 रुपए का जो रेंट है, याद करो वहां पर भी अंडर सेक्शन 24 एसडी हुआ करता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू है, यार कि भूल गए?
ये याद होना चाहिए आपको। तो 30% हो जाएगा अपना 72,000, ये लेस करके 168, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। तीसरा हेड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ, तो कैपिटल गेन हेड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स पर 1 जून को है 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। फिर विनिंग 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 तीनों, तो तीनों विनिंग का है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। विनिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह, कार्ड गेम्स, ये सब एक साथ ही आते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इनको साथ में लिख रहा हूं एक साथ। विनिंग पर 5,60,000। अच्छा, एक बात और याद हो गई आपको कि ये जितनी भी इनकम लिखते हैं ग्रॉस लिखते हैं, इन पर टीडीएस जो हुआ है वो नेट मत कर देना। वो टीडीएस का काम तो टैक्स निकालते समय आएगा, ये हमेशा ग्रॉस लिखते हैं। इवन अगर इसमें से टीडीएस लेस करा हुआ होता नेट, तो इसको मैं एड बैक करके ग्रॉस बना देता। ग्रॉस इनकम टैक्स होती सभी में। और क्या बचा है? इसके बाद है इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट भी है, बैंक इंटरेस्ट भी है ना, अदर सोर्स में और भी इनकम है। तो इस 5,60,000 को मैं अंदर लिख देता हूं, 5,60,000। फिर एफडी इंटरेस्ट है। एफडी इंटरेस्ट कितने का है? एफडी इंटरेस्ट है आपका 50,000, 50,000 रुपए का। नहीं, बैंक इंटरेस्ट आपका है 80,000, 80,000, 80,000 रुपए का। फिर क्या है? डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। अगर इंडियन कंपनीज डिविडेंड होता, तो इंडियन कंपनीज डिविडेंड अगर होता तो 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता। तो 10 लाख हटा के जो बचा हुआ होता वो यहां लिखता है, और उस पर स्पेशल रेट होती है 10%, तो 70,000 रुपए की। और एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट होती है, इसलिए ये नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट आपका, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इन 5,60,000, 560 प्लस 80 प्लस 70, ये हो गया 7,10,000, 7,10,000। ये सारे हेड अगर आ गए तो जीटीआई बन जाएगी। सारे हेड जोड़ देते हैं, 160, 160 125 वगैरह, 11,63,000, ठीक है, 11,63,000। लेस इसमें से डिडक्शंस, डिडक्शंस कौन कौन से? तो उसमें लिखा हुआ है एक्स कंट्रीब्यूट 13,600 टुवर्ड्स आरपीएफ। आरपीएफ एटीसी में आता है, याद करो आप। आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 13,600, 13,600। बस एक ही, ये हो गई टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी हो गई अपनी? 11,49,500, 11,49,500। यहां तक का क्वेश्चन आपका नॉर्मल रहेगा, एडवांस टैक्स का तो भी। फिर मैंने क्या सिखाया था आपको कि इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करना। मैंने कहा था इसमें आप ऐसा करना कि आप इसमें टैक्स इस तरीके से कैलकुलेट करना कि इस इनकम में से हिस्से कर देना अलग अलग। जो स्पेशल रेट है उसको अलग कर लो। जैसे लॉन्ग टर्म स्पेशल रेट का होता है, लॉन्ग टर्म 20% रेट का होता है, तो इसको मैं अलग कर लेता हूं 1,25,000 को, ठीक। विनिंग, सारी विनिंग 5,60,000। विनिंग जो होती है वो सब 30% कैटेगरी में आती है, तो विनिंग अलग कर लेता हूं 5,60,000। अब बाकी बची नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम, तो नॉर्मल इनकम कितनी हो जाएगी आपकी? 11,49,500 माइनस कर देते हैं इसमें से 125, माइनस कर देते हैं 5,60,000, तो 4,64,500। ये अलग कर देते हैं। इस पर टैक्स 20% निकलता है, तो इसका 20% हो जाएगा, यानी कि 25,000 रुपए। इसका 30% निकलता है, 30% टैक्स इस पर हम देखें 5,60,000 का 30% 1,68,000 टैक्स होता है। इस पर मैं नॉर्मल स्लिप से भी निकालता हूं, है ना। और साथ में इसका एजुकेशन सेस भी यही कर देता हूं। वैसे अपन एजुकेशन सेस सबका मिला के भी कर सकते हैं, बट क्यों कर रहा हूं उसका रीजन बताऊंगा आगे। तो इसका 4% में यही निकाल देता हूं। इसका 4% तो यही दिख जाएगा 1,000 यानी 26,000। इसका 4% 16,800, 4% 168 का 6,720, ठीक है, 720। और
इतना टैक्स बनता है टोटल मिला के लॉन्ग टर्म पर विनिंग पर। इसमें से आपका अगर टीडीएस हो चुका है तो टीडीएस आप माइनस कर दो। तो क्या लॉन्ग टर्म पे कोई टीडीएस हुआ? नहीं हुआ। क्या विनिंग पर कोई टीडीएस हुआ? तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी पे टीडीएस हुआ था 3000 का, और इस पर हुआ था 1,50,000 का, और एक और रेस पर हुआ था 15,000, यानी 1,68,000 का टीडीएस हो चुका, 1,68,000 का। तो जब टीडीएस हो चुका मतलब मैं ऑलरेडी टैक्स वहां मेरा डिडक्ट होके डिपॉजिट हो गया, तो डबल से टैक्स क्यों दूंगा? तो अब मैं कितना टैक्स दूंगा? नेट टैक्स कितना? 6720। यहां नेट टैक्स कितना दूंगा? इतना। अब इसका मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं अलग से। ठीक है, यहां तक का आप अच्छे से लिख लें। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, नॉर्मल हम एक एसएससी जो सीनियर सिटीजन नहीं है, आप ये भी ध्यान रखा करो हर क्वेश्चन में कि मिस्टर एक्स 25 ईयर्स 25 साल के, तो इन पर नॉर्मल टैक्स कितना लगना चाहिए? 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 लाख से आगे 5%, 5 लाख से ऊपर 20, 10 लाख से ऊपर 30%। लेकिन जहां एग्रीकल्चर इनकम आ जाती है वहां क्या होता है, ये स्पेशल केस। तो एग्रीकल्चर इनकम के केस में हमने अभी इसी वीडियो में देखा कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे निकालते हैं, है ना। वही कंसेप्ट यहां लगा देता हूं, ये सब मिटा देता हूं तब तक मैं। इसका नेट टैक्स याद रख लो 26,000, इसका हो गया 6720। ठीक, तो ये हम मिटा देता है 26,000 और 6,720। 26,000 और 6,720 कहीं लिख के रख लेता हूं। अब नॉर्मल इनकम पर टैक्स कैसे निकलता है 4,64,500 पर, ये आप समझे। ठीक है, इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन में होते तो पूरी टैक्सेबल होती, लेकिन इंडियन एग्रीकल्चर इनकम है इसलिए एग्जेम्प्ट, और एग्जेम्प्ट चीजें जीटीआई में इंक्लूड होती ही नहीं, वहां नहीं। लेकिन इस 4,64,000 का कंसेप्ट ये है, 4,64,500 है ना, इतनी बचत है ना 4,64,500, 11,49,500 में से अपने लॉन्ग टर्म और, तो इसमें आप एग्रीकल्चर इनकम ऐड करेंगे पहले, कितने लाख रुपए, कितने हजार की? 85,000, जितनी भी हो 85,000 में ऐड करूंगा पहले इसमें। ये हो गया आपकी 5,49,500। आप थोड़ी देर के लिए मान ले कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होती है, तो आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब इस पर टैक्स निकालना है आपको, टैक्स ऑन टोटल इनकम, इस इनकम पर टैक्स निकालना है। तो क्या रूल है अपना इस पर टैक्स निकालने का? पहले 2.5 लाख रुपए तक नहीं होगा, अब तो कैलकुलेट करना आ गया होगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। पहले 2.5 लाख तक नहीं, फिर दूसरे 2.5 लाख रुपए पर आपको, चलो मैं लिख देता हूं, पहले 2.5 लाख रुपए पर नहीं, कोई टैक्स नहीं। अगले 2.5 लाख रुपए पर आपको 5% से 12,500 आएंगे, ये हो गए 5 लाख। अब बचे कितने? 49,500। इस पर कितने परसेंट लगेगा? 20%। तो 49,500 का 20% 9,900। ये 5,49,500 पर टैक्स लायबिलिटी आ गई आपकी 0। ठीक है, अब लेस करना है टैक्स ऑन एग्री इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स अलग से निकाल के लेस करना, बड़ी अजीब सी बात है ना। इंडियन गवर्नमेंट कहती है एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लेते, लेकिन लेते हैं, आप देखो इनडायरेक्टली। तो पहले उन्होंने क्या किया, टोटल इनकम पे टैक्स लगा दिया। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे, इसलिए इसका टैक्स माइनस कर दो। आप कैसे निकालना है इसका टैक्स? तो 85,000 जो इस इनकम है, आप उसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऐड कर देना, जो भी हो। सीनियर सिटीजन हुआ तो 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन हुआ तो 5 लाख, और अदरवाइज 2.5 लाख। तो अब ऐड करने के बाद ये इनकम कितनी हो गई आपकी? 3,35,000 हो गई, हो गई ना 3,30,000। अब आप मान लो कि क्वेश्चन में 3,35,000 ही इनकम है, ये सब भूल जाओ, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ ये दिख रहा है।
आपको सिर्फ ये दिख रहा है, मतलब अर्जुन को मछली की आंख दिख रही है, बस उस पे निशान लगाना है ना, आपको कुछ नहीं दिख रहा। आपको लग रहा है 3,35,000 की इनकम है, तो 3,35 पे आप कैसे टैक्स लगाते? इस पे लगाते आप पहले 2.5 लाख रुपए पे नील करते, उसके बाद के 85,000 पर आप क्या करते हैं? 5% लगाते। 85,000 का 5%, 4250, ये टैक्स होता है आपका, ये टैक्स आता है ना आपका 4250। तो आपकी 3,85,000 की इनकम पर 4,250 का टैक्स आता है, ये मानो आप तो। और ये क्यों जोड़ा है? तो आप समझो, अगर ये नहीं जोड़ता हमें तो आप तो समझते कि सर 85,000 तो पहले 2.5 लाख पे तो टैक्स नील होता है, तो आप 85,000 पे नील कर देते, जबकि ऐसा नहीं है। 85,000 में 2.5 लाख जोड़ो, आप 85 पे तो लगाना है, कितने भी होते, ये 285 होते तो भी 2,50,000 जोड़ता मैं, हमेशा जोड़ना ही है। यानी 4,250 रुपए का जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स है वो आपको माफ कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा छोड़ दो इसको, हम नहीं लेते। अब कितना लेंगे? 18,150 प्लस इस पर 4% हेल्थ सेस एंड एजुकेशन सेस लगा देते हैं, 4%, 726, ये 18,150 पर जुड़ गया, तो ये हो गया 18,876। यह आप सोचो कि अगर गवर्नमेंट इस तरीके से उन्होंने टैक्स कितना बना दिया? 18,000 बना दिया। जबकि अगर मान लो ये सब झंझट नहीं करता मैं ये एड वेड करने की, तो 4,64,500 पे टैक्स कितना आता? इसमें से 4,64,500 में से 2.5 लाख पे नील हो जाता, और बचे हुए जो रहते, ये तो 5 के अंदर ही है, तो 5 के अंदर है तो बचे हुए 5% लगता, सिर्फ 10,725 का टैक्स आता। जबकि आ कितना रहा है? 18,000 का, तो आता 10 का और आ रहा है 18 का। आप इसको छोड़ के निकाल के देख लेना, 10 ही आएगा, 10,725। यानी गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली टैक्स ले लिया। कैसे ले लिया? तो आप ध्यान से देखो कि यूं 85% पे आपने 5% लगाया, जबकि वो 85 जब इसमें जुड़े तो 5 से बाहर हो गए। 5 से बाहर होने के चक्कर में कितने परसेंट टैक्स लग गए? 20। तो लगा 20% और माइनस कितना हुआ? सिर्फ 5%। इस स्लैब के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब इस पर भी कोई टीडीएस अगर हुआ हो तो नॉर्मल इनकम सैलरी थी, सैलरी पे 6,000 का टीडीएस था। हाउस प्रॉपर्टी 24,000 रुपए का टीडीएस था, ये दो नॉर्मल इनकम दिख रही थी। 30,000 का टीडीएस तो ये हो गया। और एक और था ना एफडी इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट पे 8,000 का टीडीएस, ये 38,000 का टीडीएस हो चुका था। 38,000 का टीडीएस अगर हुआ नॉर्मल इनकम पर, और ये नॉर्मल इनकम ही तो है ही, तो 38,000 का अगर टीडीएस हुआ है तो यहां तो उल्टा रिफंड आ रहा है माइनस में। 38,000 माइनस 18,876, यानी तो हुआ 19,124 माइनस में आ रहा है। ये कंसेप्ट है। तो ऐसे आप टैक्स निकालो। अब अपना 3 टैक्स जो हुआ है ना, टैक्स समझ में आ गया। यहां तक का क्वेश्चन चाहे एडवांस टैक्स का है तो भी यही आएगा, टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है तो भी ऐसे आएगा यहां तक। अभी एडवांस टैक्स की तो बात शुरू ही नहीं हुई है, समझ लो आप। अब करना ये है, मुझे तीनों टैक्स ऐड कर देना है, क्योंकि इन सब में मैंने एजुकेशन सेस भी जोड़ दिया है, वरना मैं इन तीनों को ऐड करके अब एजुकेशन सेस जोड़ता और सबका टीडीएस माइनस करता। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने अलग अलग किया। सब में एजुकेशन से जोड़ दिया, सबका अपना अपना टीडीएस उनकी इनकम में से माइनस कर दिया। तो नेट टैक्स लायबिलिटी क्या आ रही है? नेट टैक्स लायबिलिटी हमारी आ रही है, नेट टैक्स लायबिलिटी मेरी आ रही है। लॉन्ग टर्म पे हमने लगाया था 26,000 आया था। विनिंग पर हमने कैलकुलेट किया था, विनिंग पर नेट आ रहा था 6,720। और नॉर्मल इनकम पर हमने लगाया तो नॉर्मल इनकम पर हमारा टैक्स सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद माइनस में आ रहा 19,124 माइनस में। तो इन तीनों का नेट कर लेता हूं मैं, ठीक है। 19,000 तो 13,596, 13,596 ये टैक्स आया आपका, है ना। इस तरीके से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना आप, कुछ खास नहीं। वैसे मुझे यहां लग रहा है कि 18,150 का 4% अगर करें सही है ना। इसको भी आप राउंडेड ऑफ कर सकते हो। तो ये आपका नेट टैक्स लायबिलिटी आ रही है, नेट, बल्कि हम कहेंगे इसी को हम कहते हैं टीडीएस वीडीएस लेस करने के बाद जो आता उसी को कहते हैं हम टोटल एडवांस टैक्स पेबल।
ये एडवांस टैक्स आता है, यही नेट टैक्स लायबिलिटी और यही एडवांस टैक्स है। अब ये 10,000 से ज्यादा आ रहा है तो पेबल है, अगर 10 से कम आता तो हम लिख देते असेसी इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। पेबल है तो अब कब कब पेबल है, तो उसको पे कब करना है, एक तो 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च, 3-4 बार पेमेंट करना है। कितना कितना पेमेंट करना है उसको, तो इंस्टॉलमेंट जो होगी, इंस्टॉलमेंट वो आएगी, पहले आएगी 15% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स, पूरा लिख लेना, 15% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स। तो टोटल एडवांस टैक्स ये है, इसका 15%, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ उसे पे करना है 13,596 का 15%, 2040 मान लेते हैं, राउंडेड ऑफ कर लेते हैं। दूसरी बार कितना पे करना है, अप टू 45%, अप टू क्यूमुलेटिव इंक्लूसिव ऑफ दिस। तो अगर 45% में से आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी है तो वो माइनस कर दो, तो इसका 45%, 13,596 का 45% आता है 6118, 6118। अगर पहले इंस्टॉलमेंट ने पे नहीं की होती तो नहीं लिख देता, पूरा पे करना पड़ता। गवर्नमेंट चाहती कि अगर एक साल, अगर एक इंस्टॉलमेंट आप नहीं पे कर पाए हो तो किसी कारण से, तो आप दूसरे में उसका डिफॉल्ट सुधार लो। गवर्नमेंट चाहती 45% हमारी जेब में आ जाना चाहिए 15 सितंबर तक। अगर उसमें से आपने पहले कुछ पे कर दिया है तो माइनस कर देते हैं 2040। अब कितना पे करना है, अब करना है 4078। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट दिसंबर में कितना, 75% माइनस फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों पे कर दो आप। तो इसका 75%, 13,596 का 75% 10,000 आता है, माइनस ये और ये माइनस करता हूं, 2040 माइनस 4078, तो आएगा 4079। फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च तक तो 100% पे हो जाना चाहिए, माइनस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट पे। तो 100% मतलब 13,596 पूरा, उसमें से अगर ये पहली पे कर दिए तो ये माइनस, दूसरी पे कर दिए तो ये माइनस, तीसरी पे कर दिए तो ये माइनस, यानी लास्ट में पे करना है आपको 339। इस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट पे करना है। ये एडवांस है, यानी एडवांस का क्वेश्चन तो इतना सा है। यहां तक का क्वेश्चन तो आपका नॉर्मल टोटल इनकम का क्वेश्चन वैसे भी हमें करना ही है बहुत सारे, तो ये सारे टोटल इनकम क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे, सबका प्रेजेंटेशन भी ऐसे होगा। मैंने आपको तरीका बताया कि इस तरह से 5 हेड लिखेंगे, डिडक्शंस लिखेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे और इस तरीके से, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट देना है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात समझ लेते हैं। जब 15 जून ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहा हूं, एडवांस कब देना, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यानी करंट ईयर चल रहा है उसी दौरान। चलो सपोज मान लेते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वहां डेट दे रखी थी 1 जून, क्या दे रखी थी 1 जून, उसको मैं 17 जून कर लेता हूं, 16 जून कर लेता हूं। तो आप बताओ कि जब 15 जून को आप पेमेंट करने गए तो 15% देना था आपको टैक्स का, तो 15 जून के दिन आपने क्या करा होगा, एस्टिमेटेड कैलकुलेशन किया होगा। प्रैक्टिकली सोचना, ये तो हमें क्वेश्चन बनाया इसलिए आखिर तक दे दिया, वरना सही मायने में तो एक इंस्टॉलमेंट जब 15 जून आई, जैसे अभी इस साल की बात करता हूं, ये अभी 15 जून निकली, तो क्या करा होगा, 15 जून तक का एस्टिमेट, यानी अप्रैल, मई और आधा जून, 2.5 महीने में एस्टिमेट निकाला। लेकिन एस्टिमेट पूरे साल का निकला, क्योंकि इनकम टैक्स में जो स्लेब लेब लगती है कोई क्वार्टरली नहीं लगती है, तो ईयरली इनकम पे लगती है। 2.5 लाख रुपए तक मिलते, कौन सा 2.5 लाख, पूरे ईयरली। तो आपको यहां 15 जून में पूरे साल के इनकम का कैलकुलेशन सोचना पड़ा। आपने सोचा कैलकुलेशन, तब क्या आप अंतर्यामी थे कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाला है? नहीं ना। तो जब आपने यहां ये टैक्स कैलकुलेशन किया होगा, तब आपको इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इंक्लूड करना चाहिए क्या? नहीं। या चलो विनिंग की बात कर लेते हैं, विनिंग में से किसी भी एक में हम डेट मान लेते हैं, बदल देते हैं हम डेट। तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि इन तीनों में से आप थोड़ा सा चेंज कर दें, सब तो समझ गए होंगे। मैं मान लेता हूं इस क्वेश्चन में कि लॉन्ग टर्म जो हुआ वो 16 जून को हुआ, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और विनिंग जो हुई, विनिंग कोई सी भी विनिंग, सारी विनिंग मान लेते हैं, सारी विनिंग जो हुई है वो विनिंग हुई है सपोज 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर को।
तो आप बताओ, जब पहले इंस्टॉलमेंट देने गया 15 जून के दिन, तब आपको पता था क्या कि लॉन्ग टर्म होने वाला है? तब आपको पता था क्या कि विनिंग होने वाली है? क्या विनिंग का एस्टिमेट लगा सकते हैं? नहीं। तो आपको 15% किसका लेना चाहिए? आपको 15% किसका लेना चाहिए, जरा सोचो। तब आपको ये पता नहीं था, तब आपको ये भी पता नहीं था कि ये टैक्स होगा। ये तो बाद में अचानक से हुआ, तो कैजुअल इनकम होती है। आपको तब तक तो सिर्फ नॉर्मल इनकम का एस्टिमेट था, सैलरी का एस्टिमेट लगा सकते हो, रेंट का एस्टिमेट लगा सकते हो, ये सब था, है ना? तो आपने ये एस्टिमेट लगाया ही नहीं होगा। 15 जून पे जब आपने वर्कशीट बनाई होगी तो आपने सिर्फ ये निकाला होगा, और ये तो माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब उल्टा आपको ज्यादा टैक्स है आपका। तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा। और अगर देना भी पड़ता, मान लो पॉजिटिव आता, तो 19,124 का 15% देते आप। प्रैक्टिकली तो ये होता है कि जिस डेट पर हम जाते हैं उस डेट तक का एस्टिमेट लगाते हैं, है ना? तो हम यहां पर अब ये सब मिटा देता हूं मैं। तो पहले केस में हम नेगेटिव आ रहा तो हमारा टैक्स लायबिलिटी 0 बन रही थी पहले इंस्टॉलमेंट। 15 जून तक हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी बन ही नहीं रही थी, क्योंकि हम तो उल्टा और रिफंड में थे। ठीक, तो आपने कोई टैक्स नहीं दिया। 15 सितंबर जब आया, तब 15 सितंबर तब आया जब तक आपका लॉन्ग टर्म हो चुका था। तो अब आप क्या करेंगे? तो आप 15 सितंबर के दिन फिर से ये एस्टिमेट सुधारेंगे। ये 4 मौके इसलिए तो दिए कि हर बार आप एस्टिमेट सुधारते जाओ। एस्टिमेट एक्चुअल थोड़ी ना है, तो आप एस्टिमेट सुधारते जाओ। इस बीच अगर आपकी कोई इनकम हो गई तो आप उसको कंसिडर करो। अब मेरी नॉर्मल इनकम पे टैक्स तो 19,124 आ रहा था रिफंड में, और अब लॉन्ग टर्म भी हो गया, ये भी लेना पड़ेगा मुझे 26,000। अब दोनों का लिया 26,000 माइनस 19,124, तो यार 6,876 नेट लायबिलिटी आ रही थी। ये 10,000 से कम आ रही, तो डेफिनेटली 15 सितंबर को मेरे सीए ने क्या कहा होगा कि भाई आपकी लायबिलिटी 10,000 से कम आ रही है, इसलिए आप टैक्स ना भरो। तो मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी टैक्स नहीं पे किया होगा, क्योंकि कुछ आई नहीं रही लायबिलिटी। 10,000 से कम आ रही, इसलिए मुझे मना कर दिया गया हो, क्या जरूरत है इंस्टॉलमेंट पे करने की। और मान लो पॉजिटिव आ रहा होता, सुनना मेरी बात, पॉजिटिव आ रहा होता, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ये 16,000 आ रहा है सपोज, तो 16,876 का मुझे कितना पे करना पड़ता? 45%, 7,594 माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 0 पे की थी मैंने, तो पूरा 7,594 मुझे इस वक्त पे करना पड़ता अप टू 15 सितंबर। 45% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी भरना पड़ता है। बट फिलहाल तो माइनस 10,000 से कम आ रहा है, इसलिए मैंने ये भी पे नहीं किया होगा। फिर 15 दिसंबर तक आते आते तब तक भी ये इनकम नहीं हुई थी, तो यहां पर भी 10,000 से कम, इसलिए यहां पर भी मैंने पेमेंट नहीं किया होगा। यहां पर भी वही कंसेप्ट है, अगर 10 से ऊपर होता तो मैं 75% माइनस दिस करता। और अब लास्ट इंस्टॉलमेंट जब देने गया मार्च, तब तक ये हो चुकी थी, तो मुझे इसको कंसिडर करना चाहिए। और जब इसको कंसिडर किया मैंने, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी 10 से ऊपर हो गई, तब जाके मैं 100% पे करूंगा। 100% ऑफ 13,596 माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड नील नील नील, तो पूरा का पूरा मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 13,596। इसलिए मैंने आपको ये टैक्स तीनों अलग अलग निकलवाया, तीनों का एजुकेशन सेस भी अलग निकलवा दिया, तीनों का टीडीएस भी, कि अगर क्वेश्चन में डेट की प्रॉब्लम हो तो क्या आप क्वेश्चन 4 बार करोगे? नहीं, आप क्वेश्चन एक ही बार करके रख लेना, जैसे मैंने किया। क्वेश्चन वही कर लो, डेट अलग अलग है तो भी आप इकट्ठा जीटीआई भी निकाल लो, टोटल इनकम भी निकाल लो, सब कंसिडर करते हो, विनिंग भी ले लो, लॉन्ग टर्म भी ले लो, सब टैक्स भी निकाल के रख लो, बट टैक्स अलग अलग निकाल के रख लो। अब जब जो जोड़ना हो, यहां 1 लेना है तो ये ले लिया, यहां पर 2 लेना है तो 2 ले लिए, इसका परसेंट निकाल लिया, और आखिरी में तीनों लेना है तो तीनों का लेके परसेंट। तो जब जहां जिसकी जरूरत पड़े उतना उतना टैक्स दे दो, तो सिर्फ आपको टैक्स जोड़ना पड़ेगा, बस पूरी वर्किंग वापस से नहीं करना पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन उन्होंने बनाया नहीं है, बट मैं अगर एग्जामिनर हूं तो ऐसा क्वेश्चन बना सकता हूं। एक भी डेट अगर बदल के दे दी मैंने तो आपका पूरा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप 2-2 बार फिर से थोड़ा लिखने बैठोगे, फिर से सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म, विनिंग, जीटीआई, डबल करने का टाइम नहीं देता है। और इस चैप्टर का वेटेज वैसे भी 2-4 नंबर से आता है ही नहीं, कभी नहीं आता है। तो ऐसे में आपको ऐसे शॉर्टकट करना है। क्लियर है बात? चलिए, चैप्टर ही खत्म होता है, एक ही क्वेश्चन था। अब इस बात को समझने के लिए और अच्छे से एक और चैप्टर है इसका, इंटरेस्ट। यानी अगर गवर्नमेंट ने ड्यू डेट बनाई है 15 तारीख, तो ड्यू डेट पे पेमेंट होना चाहिए। मान लो व्यक्ति नहीं देता है, 15 के 16-17 को देता है, या इधर भी लेट हो जाता है, इधर लेट हो जाता है, ये लास्ट डेट थी, लेट हो जाना
तो डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट है तो गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इंटरेस्ट लेगी आपसे। तो अब हमें अगले चैप्टर में क्या सीखना है, इंटरेस्ट, वो बताता हूं मैं आपको।